नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर बाबा साहेब भुजाड़े, हिंदी विभाग केएस माई महाविद्यालय कोपरगांव। ये मेरे द्वितीय वर्ष के तृतीयायन का जो प्रश्न पत्र क्रमांक 9 है, आधुनिक काव्य, उसमें आदर्शवादी काव्य, छायावादी काव्य तथा अन्य काव्य। इस आधुनिक काव्य इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो कविताएं और जो महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, उन रचनाओं का जो पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रम पर आज हम यह संक्षेप में चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ्यक्रम को भी अन्य पाठ्यक्रमों की तरह 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काव्य की पहली इकाई है साकेत। इस साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की संवेदना और शिल्पगत अध्ययन हमें यह करना है। जैसा कि हमें पता है, साकेत महाकाव्य मैत्री शरण गुप्त जी का चर्चित महाकाव्य है। मैत्री शरण गुप्त जी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और साकेत का मतलब ही अयोध्या है। साकेत इस महाकाव्य में मैत्री शरण गुप्त जी ने रामायण और रामायण की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं का यह चित्रण किया है। तो उसी चित्रण को, या जो नवम सर्ग है, उस नवम सर्ग में कौन कौन सी बातें उन्होंने बताई है, उन बातों का हम अलग से विस्तार से चर्चा उसकी करेंगे और उसमें जो बताया गया है उसको देखेंगे। जो दूसरी इकाई है आधुनिक काव्य इस पाठ्यक्रम की, उसमें जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है जो कि आधुनिक महाकाव्य है। इस महाकाव्य से सब परिचित है। महाकाव्य का नाम है कामायनी। आधुनिक काल का महाकाव्य है और कामायनी में कुल मिलाकर 15 सर्ग है। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें 15 में से जो लज्जा सर्ग है, उस लज्जा सर्ग का अध्ययन करना है संवेदना और शिल्प के आधार पर। वैसे देखा जाए तो कामायनी श्रेष्ठ महाकाव्य है। कामायनी लघु पृष्ठों की संख्या में कहेंगे तो लघु है, किंतु जब एक एक सर्ग को लेकर बात होती है तो बड़ा व्यापक और बड़ा दीर्घ महाकाव्य है। जो तीसरी इकाई है उसमें 5 अलग अलग कवियों की 5 कविताएं हैं। महादेवी वर्मा जो कि छायावत की श्रेष्ठ कवियत्री रही है, जो जिन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है, जिनकी रचनाओं में कहेंगे कहीं न कहीं वेदना है, विरह की वह सारी चीज़ें दिखाई देती है। उनकी एक कविता हमारे पाठ्यक्रम में है। कविता का शीर्षक है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आधुनिक काल की श्रेष्ठ और एक कवित्री है निर्मल पुतुल जी। उनकी एक कविता है पहाड़ी बच्चा। अनामिका, वैसे देखा जाए तो अनामिका श्रेष्ठ महिला लेखिकाएं है, उनकी भी एक कविता हमें पढ़नी है। शीर्षक है अनामिका की कविता का कूड़ा बीनते बच्चे। निर्मला गर्ग जी की एक कविता हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है जिंदगी का नमक, ये जो कविता का शीर्षक है। और जो तीसरी इकाई के अंतर्गत 5वीं और अंतिम कविता है अंधेरे में बुद्ध, जिसके कवि है गगन गिल। इनकी रचनाओं का या कविताओं का हमें संवेदना और शिल्प के आधार पर अध्ययन देखना है। और इस पाठ्यक्रम की जो अंतिम इकाई है, चौथी इकाई, इसमें भी 5 कविताएं हैं, किंतु जो तीसरी इकाई है, इस तीसरी इकाई में अलग अलग 5 कवियों की 5 कविताएं हैं। और जो चौथी इकाई है, इस इकाई में 2 ही श्रेष्ठ कवि है और उनकी 5 कविताएं हैं। पहली 3 कविताएं शमशेर बहादुर सिंह जी की है, जो कि श्रेष्ठ कवि है, साहित्यकार है और तार सप्तक के प्रमुख कवियों में एक है। उनकी पहली कविता है बात बोलेगी, दूसरी कविता है एक पीली शाम और तीसरी है भारत की आरती। और प्रसिद्ध जनवादी कवि साटोत्तरी के प्रमुख कवि सुदामा पांडे धूमिल जी की 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है। एक रोटी और संसद तथा दूसरी है मोचीराम। ये कुल मिलाकर हमारा पाठ्यक्रम है प्रश्न पत्र क्रमांक 9, जो कि हमें तृतीय अध्ययन में पढ़ना है। कुल मिलाकर इसको 100 अंकों के लिए इसका विभाजन किया गया है। 50 अंकों की अंतर्गत परीक्षा होगी और 50 अंकों की विश्वविद्यालय की परीक्षा होगी। और इस तरह से कुल मिलाकर इस पाठ्यक्रम को रखा गया है। जैसा कि हमने देखा है, इकाई 1 साकेत, जो कि एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। दूसरी इकाई है कामायनी। अब कुल मिलाकर हम देखते हैं कि कामायनी क्यों आकार की दृष्टि से लघु है, लेकिन क्यों काव्य के अंतर्गत उसे रखा गया है। तो कामायनी में कुल मिलाकर 15 सर्ग है। चिंता से लेकर आनंद तक की यात्रा उसमें दिखाई गई है। चिंताग्रस्त मन किस तरह से आनंद को प्राप्त करता है, यही दिखाना कामायनी का उद्देश्य रहा है। तो कामायनी के 15 सर्ग इस तरह से है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद।
तो चिंताग्रस्त मन किस तरह से आनंद की प्राप्ति करता है ये दिखाया है, और इन सारी स्थितियों से प्रत्येक व्यक्ति गुजरता है। तो कामिनी का जो लज्जा सर्ग है, उस लज्जा सर्ग को हम विस्तार से संवेदना और शिल्प के आधार पर उसका अध्ययन आने वाली कुछ ताशिकाओं में करने वाले हैं। फिर महादेव वर्मा की कविता है, निर्मल पुतुल जी की कविता है, अनामिका की कविता है, निर्मला गर्ग जी की कविता है, गगन गिर की कविता है। इन कविताओं को भी हम विस्तार से एक-एक ताशिकाओं में देखने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक कविता उतनी ही उच्च कोटि की है जितने उच्च कोटि के कवि है, क्योंकि प्रत्येक कवि ने वर्तमान की जो समस्याएँ हैं, वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं, इन समग्र बातों को अपनी रचनाओं में हमारे सामने अभिव्यक्त किया है। इसलिए प्रत्येक रचनाकार को हमें बड़े व्यापक और व्यवस्थित रूप में, अलग रूप में पढ़ना है। चौथी जो इकाई है उसमें 2 कवि है, जैसे कि पहले भी हमने कहा है कि तार सप्तक के श्रेष्ठ कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की 3 कविताएँ हमें पढ़नी है, और प्रसिद्ध साठोत्तरी कवि है सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल जी की 2 कविताएँ हैं, एक है रोटी और संसद, दूसरी है मोचीराम। वैसे मोचीराम 4 पृष्ठों की कहेंगे तो हम थोड़ी दीर्घ कविता है, और उसकी तुलना में रोटी और संसद केवल 4-5 पंक्तियों की ही कविता है, जो कि लघु कविता है। अब जो रोटी और संसद कविता है, हम देखते हैं सुदामा पांडे धूमिल जी के 3 काव्य संग्रह बड़े चर्चित रहे हैं, बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। एक संसद से सड़क तक, दूसरा कल सुनना मुझे, और तीसरा है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कल सुनना मुझे ये जो कविता संग्रह है, 1979 में इस कविता संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो रोटी और संसद केवल 4-5 पंक्तियों की कविता है, और जो हर एक व्यक्ति को याद भी होती है बिल्कुल सहज रूप में। मुझे भी याद है। वह कविता इस प्रकार है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये जो तीसरा आदमी है, ये कौन है? और जब इस तीसरे आदमी के बारे में बात होती है, तो संसद यानी हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है, हमारी जो सरकार है, वह मौन रहती है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर कहीं न कहीं प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने व्यंग्य किया है। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, क्योंकि यहाँ किसान वर्ग है, मज़दूर वर्ग है, जो अपने 2 वक़्त की रोटी के लिए इतनी कड़ी मेहनत करता है। क्योंकि वैसे तो रोटी प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए ज़रूरी है, किंतु यहाँ रोटी के अलग-अलग अर्थ बताए गए हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, यानी वो निर्माण करने वाला है। एक आदमी रोटी खाता है, यानी व्यापारी वर्ग है, जो कि आम किसान या आम व्यक्ति जो अ, उत्पाद करता है, उस पर उसका हक नहीं होता है, तो दूसरे लोग उसका मूल भाव करते हैं। और जो सबसे ऊपर होता है, जो इन सारी चीज़ों में भ्रष्टाचार करता है, या जिसके हाथ में कंट्रोल है, जिसके हाथ में रिमोट है, और सारी बाकी की व्यवस्था है, या बाकी के आम आदमी या जितनी सारी चीज़ें हैं, वह उसके हाथ की कठपुतली है, वह है भ्रष्ट राजनीतिक राजनेता। तो कहीं न कहीं प्रस्तुत कविता के माध्यम से ऐसे भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था पर भी धूमिल जी हमारे सामने प्रस्तुत कविता के माध्यम से व्यंग्य करते हुए दिखाई दिखाई देते हैं। और उनकी जो दूसरी कविता है, जिसका ज़िक्र पहले हमने किया था, मोचीराम, लगभग 4 पृष्ठों की कविता है, और यह एक संवादात्मक कविता है, क्योंकि इस कविता का जो मोचीराम है, उस मोचीराम के सामने अलग-अलग तरह के लोग अपने जूते बनाने और उन जूतों की मरम्मत करने के लिए हर बार आते हैं, और जो व्यक्ति आता है, एक दूसरे से वह व्यक्ति कैसे अलग होता है, तो अलग-अलग उदाहरणों के माध्यम से मोचीराम इस कविता में धूमिल ने उस व्यक्ति को हमारे सामने रखा है। और धूमिल मोचीराम कविता में ये बात बताते हैं बिल्कुल कि मोचीराम कहता है कि उसके सामने जितने भी लोग आते हैं, तो उन लोगों की हैसियत एक जोड़ी जूते से अधिक नहीं है, क्योंकि आज हम देखते हैं समाज में अलग-अलग तरह के लोग हमारे सामने दिखाई देते हैं। अलग-अलग मानसिकता वाले लोग उस मोचराम के सामने आते हैं। कुछ अलग रूप दिखाते हैं, कुछ लोगों के पास मतलब ऐशो-आराम है, किंतु जो अकाल है उनके दिमाग में पड़ा हुआ, जो मानसिकता के तौर पर जो खालीपन है, कहीं न कहीं उस खालीपन को मोचीराम इस कविता के माध्यम से धूमिल जी हमारे सामने रखते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि समाज में बहुत बड़ा अंतर है। एक वर्ग है जिनके पास सारी चीज़ें हैं, जिनको सारी चीज़ें मिलती है, और एक वर्ग है कि 2 वक़्त का खाना जुटा पाने में भी वह असमर्थ हमारे सामने दिखाई देता है। तो ये जो असमर्थ वर्ग है, कहीं न कहीं ऐसे ही वर्ग का शोषण कैसे बड़े लोग करते हैं, तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से धूमिल जी ने इन्हीं सारी चीज़ों को हमारे सामने रखा है। तो कुल मिलाकर आधुनिक काव्य
आदर्शवादी, छायावादी और जो अन्य काव्य है, इस काव्य के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ों को हमें पूरे सत्र में पढ़ना है। तो 2 महाकाव्यात्मक रचनाएँ हैं और कुल मिलाकर 10 कविताएँ हैं। तो महाकाव्यात्मक रचनाओं को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। केवल नवम सर्ग साकेत का नहीं पढ़ेंगे या केवल कामिनी का लज्ज सर्ग नहीं पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर साकेत में क्या है, कुल मिलाकर कामिनी में क्या है, मैथिली शरण गुप्त कितने श्रेष्ठ कवि है और जयशंकर प्रसाद जी भी कितने बड़े कवि है, रचनाकार है, इसको लेकर भी बात होगी। वैसे ही केवल महादेव वर्मा की एक कविता को लेकर हम यहाँ विस्तार से बात नहीं करेंगे। कविता केंद्र में होगी, किंतु महादेव वर्मा का अन्य साहित्य या अन्य जितनी सारी रचनाएँ हैं, उन समग्र रचनाओं पर भी हम यहाँ पर विस्तार से दृष्टि डालेंगे, प्रकाशित करेंगे उन सारी चीज़ों को। वैसे निर्मल पुतुल जी है, अनामिका है, निर्मला गर्ग है और गगन गिल है। इनकी एक-एक कविता यहाँ है, किंतु इनके समग्र साहित्य को भी परिचय की दृष्टि से हम यहाँ उस पर भी विचार करेंगे। वैसे शमशेर बहादुर सिंह जी की 3 कविता है, किंतु कुल मिलाकर शमशेर बहादुर सिंह जी को संक्षेप में क्यों न हो, पूरा पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि हमें भी पता चलेगा कि शमशेर बहादुर सिंह जी किस कोटि के कवि हैं। और धूमिल की 2 कविताएँ हैं, जैसे कि पहले भी हमने बात की है, उनके 3 काव्य संग्रह है। तो तीनों काव्य संग्रह पर या कुल मिलाकर धूमिल की जो दृष्टि रही है, धूमिल का जो उद्देश्य रहा है, धूमिल ने जो भोगा था, धूमिल ने जो अनुभव किया था, उन्हीं सारी चीज़ों को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो कुल मिलाकर संक्षेप में क्यों न हो, किंतु धूमिल को थोड़ा ठीक तरह से पढ़ने की कोशिश प्रस्तुत कविताओं के माध्यम से हम यहाँ करने वाले हैं। और फिर जैसा कि पहले भी हमने कहा था, कुल मिलाकर 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र है। 50 अंकों का अंतर्गत मूल्यांकन होगा और सत्र के अंत में 50 अंकों का अंतिम पेपर या प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसका होने वाला है। तो केवल यह सारी चीज़ें एक प्रश्न पत्र के स्वरूप के रूप में हमारे सामने रखी गई है। तो जब जैसे हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, तो एक-एक टॉपिक को लेकर या एक-एक मुद्दे को लेकर हम विस्तार से प्रस्तुत प्रश्न पत्र के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।